So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस इंग्लिश की एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर AKTU यूनिवर्सिटी। तो ये मैं आपको पहले ही बता दूं, CCS यूनिवर्सिटी के लिए ऑलरेडी जो है वो अलग से वीडियो आने वाली है। सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर AKTU यूनिवर्सिटी क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो कल ही है। तो ये वीडियो आपको बहुत कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और ये कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन देने वाले हैं जो कि कवर कर रहे हैं यूनिट 1 टू यूनिट 5 को। ये ऐसे 15 क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्टली जो है वो देखे जाते हैं। मैंने रिसर्च की है और देखा है कि हाँ, ये 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेजॉरिटी में कहीं ना कहीं इन्हीं से आपको यही कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे आपके पूरे एग्जाम में। तो बिजनेस इंग्लिश एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हम करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे इनमें रूल्स क्या है, इनमें सेंटेंसेस क्या है। और इस वीडियो के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा रिगार्डिंग बिजनेस इंग्लिश एग्जाम एंड यू कैन स्कोर रियली वेल अगर आप अच्छी तरीके से चीजें पढ़ते हो जो भी मैंने बताई है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट बिजनेस इंग्लिश का एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन with their answers का video. But before that, if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notification. Also, you can join me on Instagram. You can follow me on Instagram जहाँ पर गजल्स और म्यूजिक और रैंडम थॉट्स से रिलेटेड चीज़ें जो है मैं शेयर करता हूँ एंड 6,000 से ज़्यादा लोग जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं, सो यू कैन कनेक्ट टू एंड या लेट्स स्टार्ट। सो ये 15 क्वेश्चंस की हम बात करने जा रहे हैं वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोना स्टार्ट हियर इज द यूज एंड करेक्शन ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं। या पहला टॉपिक का है ये जो हम करने वाले हैं, यूज एंड करेक्शन ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस। और इससे जुड़े हुए कई क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। एक तो इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि यूज और करेक्शन ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस आप एक्सप्लेन करो, और एक इस तरीके से कि भी आपको सेंटेंसेस दे देंगे उस और आपको बोलेगा कि भाई करेक्ट नाउन या करेक्ट प्रोनाउंस बताओ। इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है। तो दोनों ही तरीके से अगर पूछा गया तो अब आप आसानी से कर लोगे क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या यूज ऑफ करेक्शन होती है नाउन और प्रोनाउन की। तो सबसे पहला पार्ट इसमें जो हम करने वाले हैं वो है नाउन। सो नाउन क्या होता है, सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट नाउन इज जस्ट अ नेम, जिसे हम हिंदी में संज्ञा बोलते थे। रिमेंबर, कोई भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा, यानी कि नाउन। सो नाउन इज नथिंग बट इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एन आइडिया। ये सारी ही चीजें कहीं ना कहीं क्या आती हैं, नाउन में आती हैं। सो whenever we name something we are using a noun। ये आपको दिमाग में रखना है अपने। जैसे पर्सन की बात करें तो मैनेजर इज अ नाउन, एम्प्लॉय इज अ नाउन। आप एक नाउन का मतलब कि भाई आपका जो भी नाम है, राम इज अ नाउन, अनमोल इज अ नाउन, ठीक है। प्लेस कोई भी हो, ऑफिस, मार्केट, इट्स गोइंग टू बी अ नाउन। कोई भी थिंग हो, लैपटॉप, रिपोर्ट, इट्स गोइंग टू बी अ नाउन। क्वालिटी है, ऑनेस्टी, लीडरशिप, उसको भी हम नाउन कहते हैं। और जो भी आइडियाज होते हैं, सक्सेस, ग्रोथ, उनको भी कहीं ना कहीं हम नाउन कहते हैं। तो कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और आइडिया का नाम नाउन होता है। अब नाउन कई तरीके के होते हैं, बेसिकली इनके टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो नाउन होता है वो होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होता है इट्स काइंड ऑफ अ जनरल नेम, जैसे कंपनी हो गई, सिटी हो गई, कोई भी ऑफिस हो गया। दे आर नॉट स्पेसिफिक नेम्स। जो भी जनरल नेम है उनको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो होते हैं स्पेसिफिक नेम। दे आर नॉट लाइक कॉमन नाउन। they are a specific name and it starts always with a capital letter। ये भी आपको याद रखना है। जैसे there is a company named Infosys, so Infosys is going to be a proper noun। Delhi, we are not just talking about a general name like a city, but here we are talking about a specific name which is Delhi, which starts with a capital letter, therefore it's a proper noun। So if you forget this capitalization, marks जो है वो आपके कट हो सकते हैं। तो proper noun में आपको याद रखना है it always starts with a capital letter and it's a specific name। इसके अलावा कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन जो होता है इट शोज अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स की जब हम बात करते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन में आता है। जैसे टीम हो गई, या स्टाफ हो गया, या कमिटी हो गई, तो ये कलेक्टिव नाउन में आता है। एंड इवन दो इट टॉक्स अबाउट मेनी पीपल, इसको हम एक ही यूनिट ट्रीट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्वालिटी और आइडिया दिखाते हैं दैट वी कैन नॉट सी और टच। लाइक फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी, यू कैन नॉट सी और टच इट, ठीक है। सो ऑनेस्टी हो गई, कॉन्फिडेंस हो गई, लीडरशिप हो गई, यू कैन एक्वायर दीज क्वालिटीज। बट ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं बिकॉज दे शोज अ क्वालिटी और आइडिया दैट वी कैन नॉट सी और टच। इसके अलावा मटेरियल नाउन होते हैं जो कि सब्सटेंस दिखाते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सारे क्या है, मटेरियल नाउन है। इट शोज द सब्सटेंस। तो ये आपको याद रखना है। अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके से हम करेक्ट यूज कर सकते हैं नाउन का। तो व्हाट आर द रूल्स फॉर करेक्ट यूज ऑफ नाउन, यानी कि जो संज्ञा है इसका हमें करेक्ट इस्तेमाल कैसे करना है।
अच्छा, आपको कन्फ्यूजन नहीं लेनी है कोई भी अपने दिमाग में। ये सबसे पहले ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर इसको 2 से 3 बार ज़रूर देखना आज पूरे दिन में, ठीक है? एग्ज़ाम से पहले, कल आपका एग्ज़ाम है अगर, 2 से 3 बार ज़रूर देखना। और इसके अलावा आप जब चीज़ें रीड भी करोगे इस नोट्स के थ्रू, क्योंकि नोट्स आपसे शेयर कर दिए जाएँगे टेलीग्राम ग्रुप में, सो प्लीज़ जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप रीड भी करोगे तो चीज़ें अपने कहीं न कहीं एक फ्लो बना के अपने कॉपी पेन लेना, कहीं कॉपी में नोट करते रहना कि हाँ, नाउन का रूल ये है, ताकि आप चीज़ें भूलो ना। और जब आप लिख-लिख के करते हो ना ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें, मतलब लिख रहे हो आप, अब सारी चीज़ें नहीं थॉरली लिख रहे हो, बट उसका रूल्स, उनके रूल्स लिख रहे हो, फ्लो चार्ट बना ले रहे हो चीज़ों का, तो वो आप लास्ट मिनट में देख सकते हो। जैसे सुबह-सुबह कल अगर आप रिवीजन करोगे तो वो अगर आप देख लोगे तो आप गुड टू गो हो जाओगे। तो इस तरीके से आपको अपनी अप्रोच रखनी है। ठीक है? रूल्स क्या है करेक्ट यूज़ ऑफ नाउन के, और एक बार में नहीं आएगा। एक बार आपने रिकॉर्डेड लेक्चर ये देखा, उसके बाद आपको खुद भी एक बार क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा ये, तब जाके आपको चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। बट रिकॉर्डेड लेक्चर 2 से 3 बार आप ज़रूर देखना, क्योंकि दिमाग में आपकी चीज़ें बस जाएँगी फिर। रूल्स क्या होते हैं करेक्ट यूज़ ऑफ नाउन के? सबसे पहला जो रूल होता है वो सिंगुलर और प्लूरल का होता है। ये एरर करेक्शन टाइप जो क्वेश्चन्स आते हैं एग्ज़ाम में, ये एरर स्पॉट करो, ठीक है? और उनको करेक्ट करो, उसमें भी ये बहुत फुल यूज़फुल है, ठीक है? तो रूल्स क्या है करेक्ट यूज ऑफ नाउन के? सबसे पहला रूल होता है सिंगुलर और प्लूरल का। हमें सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर क्वांटिटी जो है इट इज मोर देन वन, सो द नाउन मस्ट बी प्लूरल एज वेल। जैसे, तो सिंगुलर के लिए, जैसे सिंगुलर है तो इम्प्लॉय, बट प्लूरल है तो इम्प्लॉइज, ठीक है? तो यहां पर अगर लिखा है ही हैज मेनी इम्प्लॉइज, सो इट्स रॉन्ग। ही हैज मेनी इम्प्लॉय जो है वो नहीं हो सकता है, क्या होगा? ही हैज मेनी इम्प्लॉइज, ठीक है? तो आपको सिंगुलर और प्लूरल का याद रखना है। अगर क्वांटिटी मोर देन वन है तो यू डेफिनेटली हैव टू यूज द नाउन एज ऑल्सो प्लूरल। सो ऑलवेज चेक वर्ड्स लाइक मेनी, फ्यूअर, सेवरल, क्योंकि यहाँ पर मेनी लगा था तो इंप्लॉय नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली इंप्लॉइज होगा, यानी कि प्लूरल ही हम यूज करेंगे। व्हाई? बिकॉज वी आर सीइंग दैट क्वांटिटी इज मोर देन वन, तो नाउन भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। दूसरा रूल चलते हैं बिना किसी देर के काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। सम नाउन्स दे कैन बी काउंटेड, सम दे कैन नॉट बी काउंटेड। लाइक काउंटेबल में बुक, फाइल, चेयर, यू कैन काउंट देम। एक बुक की बात हो रही है, एक फाइल की बात हो रही है, एक चेयर की बात हो रही है, बट अनकाउंटेबल जैसे इन्फॉर्मेशन, इट इज अनकाउंटेबल। एडवाइस अनकाउंटेबल होती है। फर्नीचर, यू कांट काउंट फर्नीचर। So, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है शी गेव मी मेनी इन्फॉर्मेशन, यू कैन नॉट यूज मेनी हियर। शी गेव मी मेनी इन्फॉर्मेशन क्या होता है? यहाँ पर हम मच का इस्तेमाल करते हैं, तो शी गेव मी मच इन्फॉर्मेशन इज द राइट आंसर हियर। सो अनकाउंटेबल नाउन्स जो है दे नेवर टेक एस, ये आपको याद रखना है। तो इन्फॉर्मेशन की जगह यहाँ पर एन आ जाएगा। अनकाउंटेबल जितने भी नाउन होते हैं वो कभी भी एस नहीं लेते, ये आपको याद रखना है। दे नेवर टेक एस। सो शी गेव मी मच इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, इन्फॉर्मेशन कभी नहीं हो सकता था, और मैनी की जगह मच होगा, यहाँ पर मैनी यूज नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये आपको सिनेरियो याद रखना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे चलते हैं, कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। तो व्हेनेवर ग्रुप वर्क्स एज वन यूनिट वी यूज सिंगुलर वर्ब। वी ऑल नो कि कलेक्टिव नाउन में जैसे टीम हो गई, ठीक है, तो स्टाफ हो गया, उसको हम हमेशा एक यूनिट क्या करते हैं, मान के चलते हैं। सो व्हेन ए ग्रुप वर्क्स एज वन यूनिट, वहां पर हम सिंगुलर वर्क का ही यूज इस्तेमाल करेंगे। जैसे टीम इज हम बोलेंगे, टीम इज वर्किंग हार्ड। तो ये भी आपको कलेक्टिव नाउन का जो कंसेप्ट है वो याद रखना है। इसके बाद है आपका पोजेसिव फॉर्म। पोजेसिव फॉर्म जो है वो ओनरशिप को दिखाती है, और यहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैनेजर्स डिसीजन, एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। तो ये भी आपको रूल याद रखना है नाउन के लिए। दूसरे पार्ट में चलते हैं जहां पर हमें प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है। हमने नाउन समझ लिया, अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन बेसिकली इट्स अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन सो दैट वी डू नॉट रिपीट द नाउन अगेन एंड अगेन। तो हम क्या करते हैं भाई, एक एक वर्ड यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ अ नाउन, की संज्ञा की जगह हमें एक वर्ड मिल जाए, और फिर उस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन अगेन एंड अगेन। जैसे हमने बोल दिया रमेश जो है वो मैनेजर है, रमेश मैनेजर है, ठीक है, रमेश क्या था? हमारा नाउन था। अब बार बार हम रमेश नहीं लिख रहे हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं? रमेश की जगह ही लिख रहे हैं। तो ही यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है, यानी कि ऐसा वर्ड जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर ये ही क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम भी बोलते हैं, ठीक है, जो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द है कहीं ना कहीं, नॉट विशेषता एग्जैक्टली, बट जो उनके स्थान पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ताकि हम रिपीटेशन को अवॉइड कर सके। तो रमेश इज अ मैनेजर, इंस्टेड अब हम आगे क्या लिखेंगे? ही वर्क्स इन अ बैंक, यानी कि इस नाउन की जगह अब हम इस वर्ड का यूज कर रहे हैं जो कि आपके लिए प्रोनाउन होगा। द कंपनी अनाउंस्ड इट्स न्यू पॉलिसी, तो कंपनी इज अ नाउन, बट अगेन जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगेन एंड अगेन हम कंपनी नहीं बोल रहे, कंपनी की जगह हम इट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंपनी अनाउंस्ड इट्स न्यू पॉलिसी, ठीक है, तो यही क्या है? प्रोनाउन है। तो आई होप आपको प्रोनाउन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। अब प्रोनाउंस के भी फर्दर कई टाइप्स होते हैं, जैसे इट कैन बी
पर्सनल प्रोनाउंस, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन में माई, माइन, हिज, हर, देयर, ये सारे पोजेसिव होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं दिस, दैट, दीज, दो। सो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनके भी कुछ रूल्स है जो कि आपको याद रखने। सबसे पहला रूल है करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन का। रूल नंबर 1 इज प्रोनाउन मस्ट अग्री विद नाउन। प्रोनाउन जो है वो हमेशा नाउन के साथ एग्री करना चाहिए। इफ इट इज अ सिंगुलर नाउन, आपको याद रखना है आपको सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद रखने है आपको, सिंपल सी चीज है, अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, एवरी मैनेजर मस्ट डू देयर ड्यूटी। ये गलत है, यहां पर ये सेंटेंस नहीं हो सकता था। यहां पर देयर इज रॉन्ग। एवरी मैनेजर मस्ट डू हिज ड्यूटी। मैनेजर इज सिंगुलर नाउन हियर, तो सिंगुलर नाउन के साथ अगर आप प्रोनाउन यूज कर रहे हो तो वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए। सो एवरी मैनेजर मस्ट डू देयर ड्यूटी नहीं हो सकता है, एवरी मैनेजर मस्ट डू हिज ड्यूटी इज द करेक्ट थिंग। तो ये आपको एरर करेक्शंस में भी पूछा जा सकता है, और ऐसे भी आपको रूल्स पूछे जा सकते हैं करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउंस के। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। दूसरा रूल जो है वो है प्रोनाउन मस्ट बी क्लियर ऑल्सो। इट मस्ट क्लियरली शो कि हु इट रेफर्स टू। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहां पर लिखा है व्हेन रमेश मेट सुरेश ही वॉज एंग्री। सो इट इज अनक्लियर दैट हु इज एंग्री। व्हेन रमेश मेट सुरेश ही वॉज एंग्री, ही में कौन है, रमेश है या सुरेश है? तो ये इनकरेक्ट है। प्रोनाउन मस्ट क्लियरली रिफर टू नाउन एज वेल। सो व्हेन रमेश मेट सुरेश, रमेश वॉज एंग्री, ये जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो प्रोनाउन जो है वो क्लियरली मेंशन करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि किस नाउन के बारे में बात हो रही है। तीसरा रूल जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म का है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म का है। सब्जेक्ट हम जानते हैं आई, ही, शी होता है। ऑब्जेक्ट यानी कि मी, हिम और हर। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म आपको याद रखनी है। सब्जेक्ट में आई, ही, शी, ऑब्जेक्ट में मी, हिम, हर। तो इनकरेक्ट क्या है, यहां पर देखो लिखा है रोहित गेव द फाइल टू आई। ऐसे कभी भी नहीं लिखते, रोहित गेव द फाइल टू आई। इस तरीके से हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे, एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ आई। तो रोहित गेव द फाइल टू मी। तो ये भी आपको याद रखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म। इसके अलावा लास्ट और चौथा रूल जो है वो है यूज ऑफ इट। इट का यूज, इट का यूज हमेशा थिंग्स के लिए किया जाता है, थिंग्स के लिए किया जाता है, आइडियाज के लिए किया जाता है, इवन ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इट का इस्तेमाल किया जाता है थिंग्स, आइडियाज और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, जैसे द कंपनी रिवाइज्ड इट्स पॉलिसी, इट वॉज अनाउंस्ड येस्टरडे। तो ये सारे क्या है, इट के यूज को दिखा रहे हैं। थिंग्स, आइडियाज और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ हमारा टॉपिक। जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो है यूज एंड करेक्शन ऑफ वर्ब्स एंड सेंटेंसेस। तो यहां पर हमें बात करनी है वर्ब्स और टेंसेस जो होते हैं हमारे, उनके यूज एंड करेक्शंस की। टेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जो बचपन से कहीं ना कहीं हम देखते हुए आ रहे हैं, बट हम बहुत ही कम लोग हैं, रेयर लोग हैं जो टेंसेस को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तो वर्ब की सबसे पहले हम बात करते हैं। वर्ब जो है वो किसी एक्शन को दिखाता है, स्टेट को दिखाता है या कंडीशन को दिखाता है। हिंदी में इसको हम क्रिया बोलते थे। तो कोई एक्शन हो रहा हो तो वहां पर हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई वर्क हो रहा हो, हम लिख रहे हो, मैनेज कर रहे हो कोई, ठीक है, तो वो क्या है, वर्ब है। स्टेट, इवन इज, फील, सीम, वो भी क्या है, वर्ब है। तो वर्ब जो है वो कहीं ना कहीं एक्शन को दिखाती है, किसी स्टेट को दिखाती है और किसी कंडीशन को दिखाती है। एक्शन कैन बी दिस, स्टेट कैन बी लाइक दिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, ना सिर्फ आपके एकेटीयू से, बल्कि ये हर यूनिवर्सिटी के लेवल पे पूछा जाता है। ये है वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझना है। इसका सिंपल मतलब बस इतना है जो कि आपको याद रखना है। इफ इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये सिंपल सा कंसेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो कि आपको याद रखना है। इफ इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करोगे। जैसे यहां पर लिखा है द मैनेजर वर्क हार्ड, ये बिल्कुल गलत है। आंसर क्या होना चाहिए यहां पर, करेक्ट, द मैनेजर वर्क्स हार्ड। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखो द एम्प्लॉइज वर्क्स लेट, ये बिल्कुल गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए, द एम्प्लॉइज वर्क लेट। तो ये आपको याद रखना है। इफ यू आर यूजिंग सिंगुलर सब्जेक्ट यू विल यूज सिंगुलर वर्ब। if it is a plural verb if it is a plural subject then it is a plural verb। ये सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है, दैट इज यू ऑलवेज हैव टू मैच सब्जेक्ट विद वर्ब। और यहाँ पर जो भी आप करेक्ट देख रहे हो, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो मैच कर रहा है वर्ब के साथ। तो सब्जेक्ट मैनेजर है और मैच कर रहा है वर्ब के साथ, सिंगुलर, और दोनों सिंगुलर है कहीं ना कहीं। सिमिलरली यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट है वो मैच कर रहा है किसके साथ, आपके वर्ब के साथ। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने यहां पर भी प्लूरल यूज किया है। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा कंसेप्ट जो है वो याद रखना है।
आगे चलते हैं टेंसेस के कंसेप्ट को देखते हैं। टेंसेस जो है वो हमेशा टाइम ऑफ एक्शन कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ टेंसेस हमें पढ़ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एक है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमें सिंपल प्रेजेंट पढ़ना है। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट जो है वो फैक्ट्स, हैबिट्स और रूटीन्स के लिए यूज होता है। सिंपल से याद रखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज होता है फैक्ट्स, हैबिट्स और रूटीन्स के लिए। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, प्लस आपका बेस वर्ब होता है, और बेस वर्ब के साथ हम एस और ई एस की फॉर्म लगाते हैं। जैसे ही वर्क्स इन अ कंपनी, शी प्रिपेयर्स रिपोर्ट्स डेली। तो यहां पर आप देख सकते हो हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, ही और शी यहां पर सब्जेक्ट है। इसके अलावा हमने बेस वर्ब के साथ एस और ई एस की फॉर्म लगाई है, जैसे वर्क, वर्ब के साथ एस और ई एस की फॉर्म। सिमिलरली प्रिपेयर, प्रिपेयर के साथ हमने ई एस एस लगाया है। तो अगेन हम देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब के साथ एस और ई एस की फॉर्म। फैक्ट्स, हैबिट्स और रूटीन्स वाले सेंटेंसेस हैं, दैट इज ही वर्क्स इन अ कंपनी, या शी प्रिपेयर्स रिपोर्ट्स डेली, शी प्रिपेयर्स फूड डेली। तो ये सारे क्या है, प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल है। आगे चलते हैं, दूसरा टेंस होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जहां पर एक्शन अभी भी हो रहा हो, तो यहां पर हम इज, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं। इज, एम या आर का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब होती है, वर्ब की फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज हम कंटिन्यूअस वर्क को दिखाते हैं जो एक्शन अभी भी हो रहा है, जैसे ही इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट या दे आर अटेंडिंग अ मीटिंग। ये सिंपल आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में याद रखना है। और पास्ट टेंस का कंसेप्ट क्या होता है कि पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो यहां पर वर्ब की फॉर्म के साथ ईडी या सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, वर्ब के साथ हम ईडी या सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शी सबमिटेड द फाइल, इसका मतलब पास्ट में काम हो चुका है, उसने फाइल पास्ट में सबमिट कर दी है। दे कंप्लीटेड द टास्क, तो यहाँ पर वर्ब के साथ आपको ईडी या सेकंड फॉर्म जो है वो लगानी है। एक होता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, एक्शन हैपनिंग इन द पास्ट एट अ स्पेसिफिक टाइम, कि भाई पास्ट में एक्शन हुआ होगा किसी स्पेसिफिक टाइम में, तो वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे ही वाज वर्किंग लेट यस्टरडे, तो स्पेसिफिक टाइम में हम बता रहे हैं और पास्ट में एक्शन हो चुका है कि ही वाज वर्किंग लेट यस्टरडे, या दे वर डिस्कसिंग प्लान्स, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का दिखाता है। इसके अलावा फ्यूचर टेंस होता है, तो फ्यूचर टेंस यानी कि एक्शन विल हैपन, अभी एक्शन हुआ नहीं है बट एक्शन होगा इन फ्यूचर। यहाँ पर विल के साथ बेस वर्ब का इस्तेमाल होता है, जैसे ही विल ज्वाइन द कंपनी, ही विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हम विल के साथ बेस वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉमन टेंस एरर्स और करेक्शंस वाले क्वेश्चन कई बार आपको पूछ दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ही इज नोइंग द आंसर, ये बिल्कुल गलत है, आपको पढ़ के भी समझ में आ रहा है कि ये गलत है। ही नोज द आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हमने बेसिकली जो भी वर्ब है उसके साथ हमने एस की फॉर्म जो है वो लगाई है। और यहाँ पर हमने देखा है कि ये जो है ये हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट की सब्जेक्ट और बेस वर्ब के साथ हम एस और ई एस की फॉर्म लगाते हैं, और वही हमने यहाँ पर किया है। सिमिलरली अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, यहाँ पर लिखा शी हैज वेंट टू ऑफिस, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट सेंटेंसेस है। शी हैज वेंट जो है एकदम गलत सेंटेंस है। हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, शी हैज गॉन टू ऑफिस। नॉट एग्जैक्टली हम वेंट का इस्तेमाल करेंगे, हैज वेंट की जगह हम हैज गॉन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, शी हैज वेंट टू ऑफिस इज इनकरेक्ट, यहाँ पर हम शी हैज गॉन टू द ऑफिस इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ एग्जाम टिप्स की। हमेशा टाइम वर्ड्स चेक करो, जैसे यस्टरडे, नाउ, टुमारो। मैच करो वर्ब फॉर्म को सब्जेक्ट के साथ, और टेंसेस को मिक्स जो है वो आप बिल्कुल मत करो एक सेंटेंसेस में। तो ये चीजें आप अवॉइड कर सकते हो, ये आपके लिए कुछ एग्जाम टिप्स लिखी हुई है। थर्ड टॉपिक में हम चलते हैं, यहाँ पर हमें यूज और करेक्शन ऑफ एडजेक्टिव्स एंड वर्ब के बारे में पढ़ना है। यूज एंड करेक्शन ऑफ एडजेक्टिव्स एंड वर्ब। तो सबसे पहली चीज हमें एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़नी है। एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं बेसिकली, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहलाते हैं। तो ये बेसिकली बताते हैं व्हाट काइंड, हाउ मेनी, विच वन, इन सारी चीजों के बारे में हमें एडजेक्टिव बताते हैं। बेसिकली नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं कि मैनेजर, ठीक है, मैनेजर इज अ नाउन, बट अ गुड मैनेजर, दैट मींस गुड का इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं वो आपका क्या है, एडजेक्टिव है। 3 एम्प्लॉइज, ये एडजेक्टिव को दिखा रहा है। दिस रिपोर्ट, इट मींस एडजेक्टिव, यानी कि द वर्ड दैट पर्टिकुलरली डिस्क्राइब्स अ पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन इज योर एडजेक्टिव। इन दैट केस टाइप्स भी होते हैं एडजेक्टिव के बहुत सारे। जैसे पहला एडजेक्टिव का टाइप होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जो कि क्वालिटी को दिखाता है। ऑनेस्ट हो गया, स्मार्ट हो गया, इफिशिएंट हो गया, तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जो कि क्वांटिटी को दिखाता है, सम, मच, लिटिल, मेनी, तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट करते हैं चीजों को, जैसे दिस, दैट, दीस, दोस, ये भी एडजेक्टिव है। कैसे, डेमोन्स्ट्रेटिव। और पोजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं जो कि ओनरशिप दिखाते हैं, जैसे माई, हिज, हर, देयर, सो ये पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं।
नाउ व्हाट आर द रूल्स ऑफ फॉर एडजेक्टिव्स? पहला रूल होता है एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन के पहले आता है, तो ये पहला रूल आपको याद रखना है, एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है शी इज अ मैनेजर एफिशिएंट, बिल्कुल गलत है। आपका नाउन के पहले आना चाहिए था ये एडजेक्टिव, यानी कि एफिशिएंट को हमें मैनेजर के पहले यूज करना चाहिए था, तो आएगा क्या कि शी इज एन एफिशिएंट मैनेजर। रूल 2 की अगर हम बात करें, और एडजेक्टिव्स जो है वो कभी भी अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपली ये कहने का मतलब ये है कि भाई एडजेक्टिव्स हैव नो प्लूरल फॉर्म, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। जैसे यहाँ पर लिखा है शी बॉट मेनी एक्सपेंसिव ड्रेसेस, शी बॉट मेनी एक्सपेंसिव ड्रेसेस। एक्सपेंसिव ड्रेसेस क्या होता है? यहाँ पर लिखा है शी बॉट मेनी एक्सपेंसिव ड्रेसेस। कभी भी एडजेक्टिव्स की याद रखना है आपको, प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, दे डू नॉट चेंज फॉर्म। ओके चलते हैं अगले रूल की ओर। रूल 3 जो है वो है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। जो ऑर्डर होना चाहिए एडजेक्टिव का, कहने का मतलब वेन एवर मोर देन वन एडजेक्टिव इज यूज्ड, तो वहां पर जो ऑर्डर होगा वो होगा, स्टार्टिंग हम करते हैं ओपिनियन वाले एडजेक्टिव से, देन साइज वाले, देन एज वाले, देन क्वालिटी वाले, देन नाउन। तो अगर लिखा है अ स्मॉल गुड ऑफिस, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। हमें यही ऑर्डर फॉलो करना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर हमें ओपिनियन पहले दिखना है, इसीलिए यहाँ पर गुड पहले आया है, देन साइज दैट इज स्मॉल, देन एज दैट इज वेदर इट इज न्यू और इट इज ओल्ड, so new, and then we are talking about the noun that is office. So a good small new office is going to be the correct order, small good office is going to be incorrect. तो order of adjective जो है वो आपका ये होना चाहिए। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता, जैसे टॉल हो गया, गुड हो गया, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव में हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, जैसे टॉल का टॉलर हो जाएगा, बेटर बेटर हो जाएगा, ठीक है, गुड का। सिमिलरली सुपरलेटिव में हम कंपेयर करते हैं मोर देन टू को, तो टॉलेस्ट की हम बात करते हैं, बेस्ट की हम बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राम इज टॉलर देन श्याम, शी इज द बेस्ट एम्प्लॉय इन द कंपनी, तो वहां पर हमने बेस्ट का इस्तेमाल किया, ठीक है, बिकॉज इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री हियर। तो ये आपको याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ कॉमन एरर्स की। जैसे यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, शी इज मोर बेटर देन अदर्स, ये हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। शी इज मोर बेटर क्या होता है? शी इज बेटर देन अदर्स, मोर का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? ठीक है, तो शी इज बेटर जब हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ और सिर्फ बेटर का। मोर बेटर यहां पर मोर जो है वो नहीं आएगा, तो करेक्ट क्या है कि शी इज बेटर देन अदर्स, ठीक है, जस्ट दिस। आगे चलते हैं, बात करते हैं एडवर्ब्स की। एडवर्ब्स का कंसेप्ट क्या होता है? एडवर्ब जो है वो बेसिकली वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। कोई भी आपकी क्रिया हो, कोई भी आपका विशेषण हो या अनदर वर्ब हो, उस अनदर एडवर्ब हो, उनको कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करने का काम करते हैं हमारे एडवर्ब। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले तो आपको इतना याद रखना है कि एडवर्ब जो है वो डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को, और किसी दूसरे एडवर्ब को। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा है ही वर्क्स हार्ड, सो ही वर्क्स हार्ड, ये क्या कर रहे हैं? एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ही जो कि हमारा सब्जेक्ट है, वर्क्स यानी कि जो कि हमारा वर्ब है, और वो क्या कर रहा है? हार्ड वर्क कर रहा है। तो हार्ड यहां पर क्या होगा? एडवर्ब को दिखा रहा है कि हम वर्ब की भी सब फर्दर क्या बता रहे हैं, वर्ब वर्ब को भी हम फर्दर डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, सो ही वर्क्स हार्ड। सिमिलरली शी स्पीक्स क्लियरली, द मीटिंग एंडेड अर्ली। तो ये सारे क्या है आपके यहाँ पर? जैसे आपको क्लियरली दिख रहा है, अर्ली दिख रहा है, यहाँ पर ये वो हार्ड दिख रहा है, ये सारे क्या है? आपके एडवर्ब है। तो आई होप आपको एडवर्ब का कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। रूल्स क्या होते हैं एडवर्ब के? रूल से पहले हम एडवर्ब्स के टाइप्स देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ, स्लोली, क्लियरली, ये सब एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, व्हेन, टुडे, यस्टरडे। एडवर्ब ऑफ प्लेस, यहाँ पर लिखा है वेयर, हियर, देयर। और एडवर्ब ऑफ डिग्री भी होता है, हाउ मच, वेरी और टू और क्वाइट। रूल्स क्या होते हैं करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब के? तो करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब में रूल नंबर 1 है, मेनी एडवर्ब्स से एंड इन एल वाई। तो बहुत सारे ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कि एल वाई से कहीं ना कहीं एंड करते हैं, जैसे ही स्पीक्स पोलाइटली, ठीक है, बट सम एडवर्ब से डू नॉट, जैसे फास्ट, हार्ड, लेट, ये भी क्या है? ये भी एडवर्ब्स हैं, बट दे डू नॉट एंड विद एल वाई। तो ही वर्क्स हार्ड, तो इनकरेक्ट क्या है? ही वर्क्स हार्डली। ही वर्क्स हार्डली अगर लिखा है तो वो पर यहां पर वो गलत है, क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाती है वहां पर। तो करेक्ट एडवर्ब जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो होगा ही वर्क्स हार्ड। तो एडवर्ब्स ऑफन एंड विद एल वाई, बट सम एडवर्ब्स डू नॉट एंड विद एल वाई। जैसे यहाँ पर हार्ड हमने देखा, फास्ट देखा, लेट देखा, ठीक है, पोलाइट करता है, ही स्पीक्स पोलाइटली, ठीक है, तो वो एल वाई से एंड कर रहा है। तो ये आपको पहला रूल याद रखना है। दूसरा रूल, एडवर्ब जो है वो कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर देता है वर्ब को, वो वर्ब को मॉडिफाई कर देता है, ठीक है, नॉट नाउन, नाउन को नहीं करता। सो एडवर्ब डजंट डिस्क्राइब नाउन। इतनी सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है। जैसे ए ब्यूटीफुली गर्ल, ये नहीं हो सकता, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल इज द राइट आंसर। इट मींस एडवर्ब जो है वो कभी भी डिस्क्राइब नहीं करता है नाउन को, वो सिर्फ वर्ब को डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है, इवन दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर सकता है, वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर सकता है, बट नाउन को कभी भी वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो शी इज अ ब्यूटीफुली गर्ल, इट्स डेफिनेटली रॉन्ग, अ ब्यूटीफुल गर्ल, दिस इज गोइंग टू बी राइट, ठीक है।
ये याद रखना है। तीसरा रूल एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब की कंफ्यूजन के बारे में है। तो एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब की कंफ्यूजन ये होती है, आपको याद रखना है, ये मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया। एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, बट एडवर्ब जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे शी सिंग्स ब्यूटीफुल, ये इनकरेक्ट है, शी सिंग्स ब्यूटीफुल कभी नहीं हो सकता, शी सिंग्स ब्यूटीफुली ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर हमें पता है ये कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, बट एडवर्ब जो है वो डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं फोर्थ टॉपिक की, विच इज अबाउट यूज एंड करेक्शन ऑफ आर्टिकल्स एंड प्रिपोजिशन। यहां पर हमें आर्टिकल्स और प्रिपोजिशंस की बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स क्या होते हैं हमारे? ए एंड दाम। सभी को पता है आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं ए एंड दा। अब ए और एन का स्पेसिफिकली रूल क्या है? ए जो है हम कॉन्सोनेंट साउंड के पहले यूज करते हैं। रूल नंबर 1 ए का, कि हम ए का इस्तेमाल करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। जैसे कंपनी और यूनिवर्सिटी, कॉन्सोनेंट मतलब जो भी वॉवल्स के अलावा जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट के पहले हम अ का इस्तेमाल करते हैं, तो पहला रूल है। दूसरा, एन का इस्तेमाल हम वॉवल साउंड से पहले करते हैं, जैसे एन एप्पल, एन आर। ठीक है, तो यहां पर साउंड मैटर करती है, स्पेलिंग नहीं। यहां पर ये याद रखना है आपको। कई बार स्पेलिंग में एच है, फिर भी हम एन ऑनेस्ट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो साउंड कर रहा है एज वॉवल। ठीक है, तो वॉवल में क्या क्या आता है आप सभी को पता है, ए ई आई ओ यू। तो अगर साउंड भी कर रहा है कोई वर्ड वॉवल की तरह, तो वहां पर हम एन का इस्तेमाल करते हैं। तो यही इसीलिए लिखा है यहाँ पर कि साउंड मैटर्स नॉट स्पेलिंग। अगला रूल देखते हैं, रूल फॉर यूज ऑफ द। सो द का इस्तेमाल जो हम करते हैं व्हेन समथिंग इज वेरी स्पेसिफिक और यूनिक, लाइक फॉर एग्जांपल द मैनेजर ऑफ द कंपनी, द सन। So we do not use the with abstract nouns in general sense. We only use it with specific or unique things. The manager of the company, the report you submitted. तो वहां पर हम दा का इस्तेमाल करेंगे, या unique things के लिए यूज करेंगे, द सन, द मून, द सीईओ। आगे चलते हैं पांचवें रूल की ओर, डू नॉट यूज आर्टिकल विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि मैंने आपको कहा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल, ही वैल्यूज दी ऑनेस्टी। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर हम आर्टिकल को कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर द का जो इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल गलत है। अब क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, तो हम क्या इस्तेमाल करें? यहाँ पर द का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्योंकि आर्टिकल का हम इस्तेमाल करते ही नहीं है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ जो जनरल सेंस में चीजें बताते हैं। तो ही वैल्यूज ऑनेस्टी, इतना ही करेक्ट होगा। ही वैल्यूज दी ऑनेस्टी वो बिल्कुल गलत था। कॉमन आर्टिकल एरर्स यहाँ पर लिखे, शी इज ऑनेस्ट, शी इज ऑनेस्ट रिप्लाई। अ का इस्तेमाल यहाँ नहीं हो सकता। ऑनेस्ट जो है, जब आप पढ़ ऑनेस्ट को जब आप बोलते हो, प्रोनाउंसिएशन इसका करते हो, तो क्या साउंड आता है? वॉवल आता है, ओ। ठीक है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ओ आ रहा है, देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी बेसिकली यहाँ पर हम वॉवल, क्योंकि अब साउंड कर रहा है तो इसलिए हम एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो शी इज एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय। सिमिलरली यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ही इज द इंजीनियर, बिल्कुल सही है। ही इज द इंजीनियर बिल्कुल गलत है। ही इज द इंजीनियर जनरल सेंस में नहीं हो सकता, ही इज एन इंजीनियर होगा। ठीक है, द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, क्योंकि इंजीनियर जो है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, तो देयरफॉर वी विल यूज एन हियर। प्रेपोजिशन की अगर हम बात करें, तो प्रेपोजिशंस में अब हम चलते हैं। प्रेपोजिशंस जो है वो कहीं ना कहीं आपको रिलेशंस शो करते हैं। कॉमन प्रेपोजिशंस क्या होते हैं आपके? जैसे ये आपके कॉमन प्रेपोजिशंस होते हैं, इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, बाई हो गया, विद हो गया, टू हो गया। ये आपके कुछ कॉमन प्रेपोजिशंस हैं, और इन प्रेपोजिशंस के कुछ रूल्स भी होते हैं जो कि आपको समझने होते हैं। सबसे पहला रूल आपको याद रखना है, इन का इस्तेमाल हम करते हैं मंथ और ईयर्स के लिए, जैसे इन जनवरी। ठीक है, इन 2016। तो इनका इस्तेमाल हम मंथ्स और ईयर्स के लिए करते हैं। इसके अलावा ऑन का इस्तेमाल डेज के लिए किया जाता है, या डेट्स के लिए भी किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑन मंडे, ऑन वेंसडे, ऑन संडे। ठीक है, ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। सो वहां पर हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। बट जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम का, एग्जैक्ट टाइम की बात करें, तो वहां पर हम एट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एट 11 AM, या एट 10 AM, एट 2 PM। तो वहां पर हम एट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ कॉमन से 3 रूल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, बट उतने ही ये इंपॉर्टेंट भी है, लोग, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से इन, ऑन और एट को इस्तेमाल किया जाए। दूसरा रूल जो होता है वो है इन, ऑन और एट का प्लेस के लिए। तो यहां पर आपको याद रखना है, सिंपल सा रूल यही कह रहा है, इन जो है वो हम हमेशा लार्ज एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन इंडिया। ऑन जो है हम हमेशा सरफेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑन दी टेबल। और एट का इस्तेमाल हम एग्जैक्ट पॉइंट के लिए करते हैं, जैसे एट दी ऑफिस। सिमिलरली बाय और विद का रूल देखें, तो बाय जो है वो मेथड के लिए यूज किया जाता है, कि ट्रेवल बाय बस। तो किसी मेथड और मेथडोलॉजी को या मेथड को दिखाने के लिए बाय का इस्तेमाल करते हैं। विद हम इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज करते हैं, कट विद अ नाइफ।
तो वहां पर हम विद का इस्तेमाल करते हैं। कुछ कॉमन प्रेपोजिशन एरर्स यहाँ पर आपको दिए हैं। शी इज गुड इन इंग्लिश, ये बिल्कुल गलत है। करेक्ट क्या होना चाहिए था, शी इज गुड एट इंग्लिश। किसी स्पेसिफिक चीज के यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट इन। ठीक है, तो ये अगर आपको लग रहा हो कि ये सही है तो ये गलत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। ही डिमांड्स ऑफ हिज फ्रेंड, ही डिमांड्स ऑन हिज फ्रेंड, ऑन यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ कॉमन प्रेपोजिशंस है और आई होप कि आप प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करोगे। आप बेसिकली प्रेपोजिशंस को, कोई भी आर्टिकल देखो प्रेपोजिशंस का और देखो कि टॉप 50 या टॉप 30 प्रेपोजिशंस क्या है आपके, जो मोस्टली एग्जाम्स वगैरह में हर तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस जो है वो अच्छी तरीके से करनी है। ठीक है, और बट क्लैरिटी जो है रिगार्डिंग कंसेप्ट एंड ऑल वो मैंने आपको यहाँ पर दे दी। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन या फिफ्थ टॉपिक बोले, ये है अबाउट सेंटेंसेस टाइप्स। सेंटेंसेस टाइप्स यानी कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल जो टेंसेस होते हैं बेसिकली इनके तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड, एक होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब सेंटेंस में हमेशा कोई भी सेंटेंस होगा उसमें वर्ब का होना जरूरी है, उसमें सब्जेक्ट का होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, शी वर्क्स इन अ ऑफिस, तो शी वर्क्स इन अ ऑफिस, यहाँ पर हम देख रहे हैं शी इज गोइंग टू बी योर सब्जेक्ट और वर्क्स यहाँ पर क्या होगा, आपका वर्ब होगा। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना जरूरी है, वर्ब का होना जरूरी है। ये सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है सेंटेंस के बारे में। एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। एग्जांपल हमने ले लिया ये। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि कंप्लीट सेंस कहीं ना कहीं हमें देते हैं, एक मीनिंग दे देते हैं। शी वर्क्स इन एन ऑफिस, की वो ऑफिस में काम करती है, और यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट भी दिखेगा, एक वर्ब भी दिखेगा। ठीक है, सो तीन टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सबसे पहला हमें पढ़ना है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में कोई भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता, सॉरी, इनमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। आई एम रियली सॉरी, यहां पर मैं बोल रहा हूं कि नहीं होता है, जबकि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो आपको याद रखना है सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब सर अब आप बोलोगे कि भाई इंडिपेंडेंट क्लॉज का क्या मतलब है, ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्या? तो बेसिकली ऐसे सेंटेंसेस जो सिर्फ एक ही कंप्लीट आइडिया दें, उसमें दो बातें कहीं ना कहीं गई हो। ठीक है, तो लॉन्ग सेंटेंस कैन स्टिल बी सिंपल एज वेल, ये भी आपको याद रखना। जैसे शी राइट्स ईमेल, तो यहां पर सिर्फ एक ही टॉपिक की बात हो रही है कि भाई वो ईमेल लिखती है। अगर मैं बोलता शी राइट्स ईमेल एंड देन शी बेसिकली सेंड इट टू हर मैनेजर, तो यहां पर दो चीजें हो जाती, दो क्लॉजेस हो जाते। बट जब भी आपका क्लॉज जो वो इंडिपेंडेंट हो, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तो वहां पर वो सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, यानी कि सिर्फ एक आइडिया, एक कंप्लीट आइडिया वो एक्सप्रेस कर रहा हो। तो यहां पर ऐसे सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, विच कैन, मे और मे नॉट बी देयर, ऑप्शनल होता है। जैसे ही मैनेजेस अ कंपनी, शी इज प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, दे वर्क हार्ड। ये सारे एग्जांपल्स हैं सिंपल सेंटेंस के। तो देखते हैं रूल फॉर सिंपल सेंटेंसेस। पहला रूल जो है, ओनली वन सब्जेक्ट वर्ब पेयर। तो पहला रूल है सिंपल सेंटेंसेस का सिर्फ कि यहां पर सिर्फ एक सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर देखने को मिलता है। जैसे लिखा है शी राइट्स ईमेल्स एंड प्रिपेयर्स रिपोर्ट्स, तो ये तो कंपाउंड सेंटेंस का आइडिया हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि दो बातें कही गई है कि भाई पहले वो ईमेल लिखती है और फिर रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, तो दो चीजें हो गई, कॉन्टेक्स्ट एक नहीं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पर नहीं है। तो करेक्ट क्या होना चाहिए था, शी राइट्स ईमेल। तो ये पहला रूल आपको याद रखना है, ओनली वन सब्जेक्ट वर्ब पेयर। दूसरा रूल है, लॉन्ग सेंटेंस कैन स्टिल बी सिंपल एज वेल। लेंथ एक्चुअली वे मैटर नहीं करती है, क्लॉजेस मैटर करते हैं। जब तक एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो हम कह सकते हैं ये सिंपल सेंटेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल, द मैनेजर ऑफ द कंपनी वर्क्स सिंसियरली, यहां पर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आपको स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर भी आपको एक ही दिख रहा है, एंड देयरफॉर इट्स गोइंग टू बी योर सिंपल सेंटेंस। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरे हमारे टाइप ऑफ सेंटेंस की, विच इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं एंड दे आर जॉइंड बाय अ कंजक्शन। इनको हम कंजक्शन के साथ कहीं ना कहीं ज्वाइन करते हैं। So there are two independent clauses joined by a conjunction. Conjunctions हमारे कॉमन क्या होते हैं, जैसे and हो गया, जो कनेक्टर्स होते हैं, but हो गया, or हो गया, so हो गया, yet हो गया। तो जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं वही कंजंक्शंस होते हैं। तो स्ट्रक्चर कंपाउंड सेंटेंस का हमें देखने को मिलता है, वॉट एवर द फर्स्ट क्लॉजेस, कंजंक्शन से हम कहीं ना कहीं सेकंड क्लॉज को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कि पहला क्लॉज एंड हम बोल सकते हैं सेकंड क्लॉज। जैसे फॉर एग्जांपल, ही प्रिपेयर्स द रिपोर्ट एंड ही सबमिटेड इट, तो यहाँ पर दो आपको कहीं ना कहीं क्लॉजेस देखने को मिल रहे हैं। क्लॉज वन और क्लॉज टू को हमने डिफरेंशिएट कैसे किया, हमने एंड लगा के उनको कनेक्ट किया, कंजंक्शन का इस्तेमाल किया। और यही कंपाउंड सेंटेंसेस में होता है कि पहले उसने रिपोर्ट प्रिपेयर करी एंड देन ही सबमिटेड इट। शी इज टैलेंटेड बट
शी लैक्स कॉन्फिडेंस। तो दो क्लॉजेस की बात हो रही है कि वो टैलेंटेड तो है बट कॉन्फिडेंस की कमी है। वी कैन अटेंड द मीटिंग और वी कैन रीस्केड्यूल इट। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। रूल्स क्या होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए? सबसे पहला रूल है बोथ क्लॉजेस मस्ट मेक सेंस अलोन। हमेशा दो क्लॉजेस जो भी यूज हो रहे हैं उनको उनका सेंस होना चाहिए अलोन भी, इवन व्हेन दे आर नॉट कनेक्टेड विद एनी कंजंक्शन, अकेले भी वो सेंस देने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखा है ही कॉल्ड द क्लाइंट एंड एक्सप्लेन द इशू, सो दिस इज सिंपल बट नॉट एक्सप्लेन, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। बट अगर हम इसको लिख रहे हैं ही कॉल्ड द क्लाइंट एंड ही एक्सप्लेन द इशू, then it is a compound sentence, ये करेक्ट होगा। So both clauses must make sense alone also, and here these clauses are making sense alone also. He called the client, he explained the issue, but यहाँ पर he called the client and explained the issue. एक्सप्लेन द इशू कोई सेंस नहीं दे रहा है, इट इज इनकम्प्लीट, इट इज कंफ्यूजिंग। सो दोनों ही क्लॉजेस जो है वो कहीं ना कहीं सेंस देनी चाहिए। दूसरा रूल है कॉमा का इस्तेमाल करते हैं हम कंजंक्शन के पहले, जैसे शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड, तो बट यहां पर कंजंक्शन था, उससे पहले हमने कॉमा का इस्तेमाल किया, तो जस्ट सिंपल सा आपको रूल याद रखना है। तीसरा सेंटेंस जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक जो होगा या एक से ज्यादा जो होंगे आपके डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। हम कह सकते हैं वन इंडिपेंडेंट क्लॉज या वन मेन क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज बाकी के। एंड डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन, इसीलिए वहां पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज का होना जरूरी है। तो कॉमन वर्ड्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज किए जाते हैं बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, व्हाइल, दैट, हु, व्हिच, इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल शी स्टेड लेट बिकॉज द वर्क वाज पेंडिंग। He will join the company if he clears the interview. The employee who works sincerely gets promotion. तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। इनमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज है। जैसे she stayed late और फिर उसको सपोर्ट करने के लिए because the work was pending। तो because the work was pending only that is the reason कि भाई वो लेट स्टे कर रही है। सो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं जो उस पर डिपेंड करते हैं। और डिपेंडेंट क्लॉज इट कैन नॉट स्टैंड अलोन ऑल्सो। लाइक फॉर एग्जाम्पल हियर ऑल्सो द एम्प्लॉय हु वर्क सिंसियरली, जो एम्प्लॉय सिंसियरली वर्क करेंगे उनको ही क्या मिलेगा? प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को दिखा रहा है बिकॉज वी हैव वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड देन वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस हियर, बट हियर इन दिस केस वी हैव ओनली वन डिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन। तो ये आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए याद रखना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का रूल नंबर वन, डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड करता है मेन क्लॉज पर। तो जो भी आपका डिपेंडेंट क्लॉज है वो मेन क्लॉज पर डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ही, जैसे लिखा है यहाँ पर बिकॉज ही वाज लेट, सो इट इज नॉट कंप्लीट। तो करेक्ट क्या होगा? ही वाज अपसेट बिकॉज ही वाज लेट। सो ये करेक्ट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ही वाज एब्सेंट बिकॉज ही वाज लेट, it was incorrect, it was not complete. Rule number 2, sentence meaning कनेक्टर पर डिपेंड करती है। बिकॉज रीजन को दिखाता है, इफ कंडीशन को दिखाता है, ऑल्दो कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। तो कनेक्टर पर भी सेंटेंस की मीनिंग डिपेंड करती है। एग्जाम टिप्स जो कि आपको याद रखनी है सेंटेंसेस टाइप्स के लिए, आपको क्लॉजेस काउंट करने हैं, कभी भी वर्ड्स काउंट नहीं करने हैं। चेक करना है कंजंक्शन और कनेक्टर को, एंड यू हैव टू आस्क कैन दिस पार्ट स्टैंड अलोन, सो दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट। तो विद दिस लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें यूज एंड करेक्शन ऑफ कंजंक्शंस की बात करनी है। कंजंक्शंस जो कि हमने अभी ऊपर देखे, थोड़ा सा ओवरव्यू लिया, अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। तो कंजंक्शन बेसिकली ऐसे वर्ड होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है टू जॉइन वर्ड्स, phrases और इवन क्लॉजेस। जैसे शी इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, तो यहां पर कनेक्टर का इस्तेमाल किया है हमने। ठीक है, तो कंजंक्शन बेसिकली हम ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सेंटेंसेस को जोड़ सकें, हम वर्ड्स को ज्वाइन कर सकें, हम फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकें, हम क्लॉजेस को ज्वाइन कर सकें। सिंपल वर्ड्स में कंजंक्शंस जो है वो आइडियाज को कनेक्ट करते हैं। एंड जैसे यहाँ पर दो क्वालिटीज को कनेक्ट कर रही है, स्मार्ट और हार्ड वर्किंग को। ठीक है, तो सिमिलरली कंजंक्शन जो है वो इस तरीके का काम करते हैं। वी हैव डिफरेंट कंजंक्शंस आल्सो। लेट्स टॉक अबाउट द टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस जो कि हम फोकस करेंगे एग्जाम के लिए। सबसे पहला है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये जो है इक्वल आइडियाज को ज्वाइन करते हैं और आपके कॉमन जो है वो कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो है आपके एंड, बट और, सो, येट। तो ये आपके कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। अब ईच वन ऑफ देम दैट इज एंड, बट और, सो, येट, इन सभी को हम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। पहला रूल जो है वो एंड का है। एंड हमेशा एडिशन को दिखाता है एंड वी यूज एंड व्हेन वन आइडिया इज एडेड टू अनदर। लाइक फॉर एग्जांपल शी राइट्स रिपोर्ट्स एंड attends meetings।
तो बोथ एक्शंस आर पॉजिटिव एंड आर कनेक्टेड हियर। तो एंड का इस्तेमाल हम तभी करते हैं व्हेन वन आइडिया इज एडेड टू अनदर। दूसरा रूल है बट का। बट जो है वो कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। हम बट का इस्तेमाल करते हैं जब सेकंड आइडिया ऑपोजिट हो या अनएक्सपेक्टेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल ही इज इंटेलिजेंट बट केयरलेस, तो यहां पर कॉन्ट्रास्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कब इस्तेमाल करेंगे? व्हेन द सेकंड आइडिया इज क्वाइट ऑपोजिट और अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि हमने पहले फ्रेज में बोला ही इज इंटेलिजेंट, बट कनेक्टर का इस्तेमाल किया ये दिखाने के लिए बट वो केयरलेस भी है, तो समथिंग विच इज अनएक्सपेक्टेड और ऑपोजिट। तो बट का इस्तेमाल हम करते हैं टू शो कॉन्ट्रास्ट। तीसरा रूल है और का इस्तेमाल करना, जो कि चॉइस को दिखाता है। चॉइस के लिए हम यूज करते हैं व्हेनेवर यू हैव अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शन, लाइक यू कैन ईमेल मी और कॉल मी, तो या ईमेल कर लो या तो कॉल कर लो, तो वहां पर और का इस्तेमाल करते हैं चॉइस के लिए। सो का इस्तेमाल करते हैं रिजल्ट के लिए। ही वॉज लेट सो ही मिस द मीटिंग, तो वहां पर हम सो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रिजल्ट को दिखाने के लिए। पहले पार्ट का रिजल्ट दिखाने के लिए हम कहीं ना कहीं शो को दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ही वाज लेट, तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि ही मिस्ड द मीटिंग। सो वहां पर हम सो का इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट दिखाता है। दूसरा जो होता है आपका पार्ट, वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आपके क्या क्या आते हैं, ये बेसिकली सबसे पहले आपको समझना है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते क्या है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो वन मेन क्लॉज को वन डिपेंडेंट क्लॉज के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहां पर लिखा भी है द जॉइन मेन क्लॉज विद डिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, व्हाइल, सिंस, ये सारे आपके क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जांपल। अब आप देखोगे यहां पर मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज आपको दिख भी रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ही स्टेड होम बिकॉज ही वाज इल, ठीक है, तो वो घर पे रुका क्यों? क्योंकि वो बीमार था, इसलिए। तो मेन क्लॉज को कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू दैट पर्टिकुलर कंजंक्शन। ऑल्दो शी इज यंग शी इज एक्सपीरियंस्ड, कॉल मी व्हेन यू रीच होम। तो यहां पर व्हेन, ऑल्दो और बिकॉज कहीं ना कहीं हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को दिखा रहे हैं। तो बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, व्हाइल, सिंस, ये सारे क्या है आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अब इनके भी रूल्स होते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला रूल है नेवर यूज डबल कंजंक्शन। कभी भी हमें डबल कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे यहां पर आप देखो लिखा है ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, तो यहां पर हमें सिर्फ एक कनेक्टर का इस्तेमाल करना है। ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट इज इनकरेक्ट। करेक्ट करेक्ट क्या होगा कि ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। ऑल्दो का ही इस्तेमाल करो ना, बट का भी इस्तेमाल कर रहे हो। कभी भी आप डबल कंजंक्शन का यूज नहीं करना, सिर्फ एक कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है। सो ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ऑल्दो का भी इस्तेमाल कर लिया, बट का भी इस्तेमाल कर लिया, नहीं, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, कॉमा लगा दिया ही के पहले, दैट इज इट। हम डबल कंजंक्शन का इस्तेमाल यहां पर नहीं करेंगे। तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल है मीनिंग मस्ट बी लॉजिकल, लॉजिकल मीनिंग होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा है ही स्टडीड हार्ड बिकॉज ही फेल्ड, ही स्टडीड हार्ड बिकॉज ही फेल्ड, उसने स्टडी हार्ड किया, उसने कहीं ना कहीं पढ़ाई मेहनत से करी क्योंकि वो फेल हो गया। ये बिल्कुल इस सेंटेंस का कोई मतलब है कि नहीं है, इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, लॉजिकली नहीं है। करेक्ट क्या होना चाहिए था, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी। तो हमेशा लॉजिक आपको चेक करना है। अब कुछ कॉमन कंजंक्शन एरर्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं। ऐसे ही इज वीक एंड ही कैन नॉट लिफ्ट वेट, करेक्ट क्या होना चाहिए था, ही इज वीक सो ही कैन नॉट लिफ्ट वेट। एंड का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर। सिमिलरली यहां पर देखो शी वाज टायर्ड बट शी स्लेप्ट अर्ली, नहीं, शी वाज टायर्ड सो शी स्लेप्ट अर्ली। तो ये यहां पर आपको कुछ कॉमन कंजंक्शन एरर्स जो है वो याद रखने हैं। एग्जाम के लिए टिप्स आपको याद रखनी है, हमेशा आइडियाज के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। इसके अलावा एडिशन जो है, it can never be equal to contrast and it can never be equal to the result। और एक कंजंक्शन कहीं ना कहीं पर रिलेशन जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ एग्जाम टिप्स है जो कि आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस की। ट्रांसफॉर्मेशन में हमें बेसिकली एक्टिव, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला है एक्टिव और पैसिव वॉइस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वॉइस क्या होती है। तो वॉइस टेल्स अस कि हु डज द वर्क एंड व्हाट हैपेंस टू द वर्क। वर्क यानी कि कोई भी काम अगर हो रहा है, कोई भी टास्क हो रहा है, तो उस काम को कौन कर रहा है या उस काम का क्या हो रहा है, उसको दिखाने के लिए हम वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। और इन दैट केस वी हैव टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी पूछा जाता है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डज द एक्शन। तो यहां पर आपको ये फॉर्म देखने को मिलती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की। जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजर यहाँ पर सब्जेक्ट है, अप्रूव्ड यहाँ पर वर्ब है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर फाइल है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्म देखने को मिली। द मैनेजर अप्रूव्ड द फाइल, शी रोट द रिपोर्ट, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ये क्या दिखा रहे हैं, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को दिखा रहे हैं। बस बट पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ही सब्जेक्ट हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट है आपका वो क्या बन जाता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां पर
the action is shown on that particular object only. So in passive voice the object becomes important. तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है, जहां पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इतने सिंपल फॉर्म थी, बट पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका सबसे पहले आ जाता है और उसके साथ हम इज एम आर वॉज वर लगाते हैं अकॉर्डिंगली, जो भी टेंसेस हैं आपके, प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई का इस्तेमाल करते हैं कुछ केसेस में, नॉट इन एवरी केस, और सब्जेक्ट जो है वो आपका आखिरी में चला जाता है। तो जैसे पहला था, यहां पर आप देखो, पहला आपका था द मैनेजर अप्रूव्ड द फाइल, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आ जाएगा। सो द फाइल वाज अप्रूव्ड, और इन दैट केस हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे वाज का, तो द फाइल वाज अप्रूव्ड और किसके द्वारा, बाय द सब्जेक्ट यानी कि हमारा मैनेजर। सिमिलरली द रिपोर्ट वाज रिटन बाय हर। और तीसरा क्या था, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो इसको अगर हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाय देम। तो हमेशा रूल्स याद रखने हैं आपको, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे शी राइट्स ईमेल, तो इसका पैसिव में हम लिखेंगे जो हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ईमेल जो है वो हमारा यहां पर आ जाएगा, द ईमेल इज रिटन बाय हर, ठीक है। दूसरा रूल, करेक्ट फॉर्म ऑफ बी वर्ब हमें इस्तेमाल करनी है। प्रेजेंट के केस में हम इजार का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो पास्ट है तो हम वॉज वर का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल आपको याद रखना, जैसे ही कंप्लीटेड द टास्क, तो पैसिव में द टास्क वाज कंप्लीटेड बाय हिम, तो ये आपको याद रखना है। पास्ट है तो वॉज वर और प्रेजेंट है तो इजार, सिंपल सी चीज है। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे राइट का रिटर्न हो जाता है, डू का डन हो जाता है, मेक का मेड हो जाता है। जैसे द वर्क वाज डू बाय हिम, बिल्कुल नहीं हो सकता है। पास्ट की हम बात करें, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो वर्क वाज डन बाय हिम करेक्ट आंसर होगा। बाय फ्रेज जो है वो कई बार ऑप्शनल होता है, आपको याद रखना है। तो अगर डूअर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इफ द डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, बट डूअर अगर इंपॉर्टेंट है तो वहां पर बाय का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द रिपोर्ट वाज सबमिटेड बाय हुम, यहां पर ये जरूरी नहीं था, बट अगर वो जरूरी होता तो द रिपोर्ट वाज सबमिटेड बाय हिम, तो वहां पर हम लगाते, बट बाय जो है वो ऑप्शनल है। इफ द डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट इट कैन बी रिमूव। अब कुछ कॉमन एक्टिव पैसिव एरर्स आपको दिए, जैसे वो एग्जांपल, द वर्क इज डू बाय हिम, करेक्ट नहीं है, द वर्क इज डन बाय हिम, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। द लेटर वाज रोड बाय हर, बिल्कुल गलत है, द लेटर वाज रिटन बाय हर, अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ कॉमन एक्टिव पैसिव एरर्स है जो कि आपको याद रखने हैं। सेकंड पार्ट में हम चलते हैं, वो विच इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का कंसेप्ट क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट वर्ड्स कहीं ना कहीं स्पीकर के द्वारा बोले जाते हैं, जैसे ही सेड आई एम बिजी, एग्जैक्ट वर्ड्स बोले गए स्पीकर के द्वारा, देयरफॉर इट्स अ डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में सेम मीनिंग होती है, बट यहां पर कोई कोटेशन मार्क्स जो है वो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर हम डायरेक्ट बात बोल रहे थे, बट यहां पर हम इनडायरेक्ट बोल रहे होते हैं, बट द मीनिंग इज सेम, बट कोटेशन मार्क का हम इस्तेमाल नहीं करते। तो ही सेड आई एम बिजी, यहां पर हो गया ही सेड दैट ही वाज बिजी, तो हम थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से ये चीज बता रहे हैं, नॉट विद द सेम पर्सन कि उसने एग्जैक्टली जो चीज बोली, एग्जैक्टली स्पीकर ने जो बोला वो नहीं। कोटेशन मार्क्स भी यहां पर हम रिमूव करते हैं। व्हाट आर द रूल्स टू एक्चुअली कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच? सबसे पहले तो कोटेशन मार्क को रिमूव कर दो। शी सेड आई वर्क हार्ड, शी सेड दैट शी वर्कड हार्ड, तो बेसिकली हमने कोटेशन मार्क को क्या कर दिया, जब हमने इनडायरेक्ट में बदला तो रिमूव कर दिया। दूसरा रूल है कि प्रोनाउंस को चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर था आई वर्क हार्ड, तो आई को हमने आई के प्रोनाउन चेंज कर दिया, आई को हमने ही या शी में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इसके अलावा माई को हिज और हर में कन्वर्ट कर देना है, तो जैसे लिखा है ही सेड आई लाइक माई जॉब, ही सेड दैट ही लाइक्ड हिज जॉब, ठीक है। तो आई का ही और शी हो जाता है, माई का हिज और हर हो जाता है। तीसरा रूल जो है वो हमें टेंस भी चेंज करना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा, एम इज है तो वॉज हो जाएगा, आर है तो वर हो जाएगा, विल है तो वुड हो जाएगा। तो जैसे लिखा है शी सेड आई एम हैप्पी, तो शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चौथा रूल, डू नॉट चेंज टेंस इफ सेंटेंस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो चीज हमेशा सच होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहां पर आप नहीं चेंज कर सकते हो टेंस। The teacher said the sun rises in the east, the teacher said that the sun rises in the east. Sun rises in the east ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सन यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि सन हमेशा ईस्ट से ही कहीं ना कहीं राइज करता है। अब कुछ कॉमन एरर्स आपको याद रखने हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे यहां पर ही सेड दैट आई एम लेट, इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा, ही सेड दैट ही वाज लेट। she said me that she is tired, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा, she told me that she was tired। तो ये आपको कुछ याद रखते हैं। एग्जाम्पटिव ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए आपको दी हुई है, आइडेंटिफाई करो टेंस को, पहले चेंज करो सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को, और फिर करेक्ट वर्ब फॉर्म यूज करो कहीं ना कहीं। आगे चलते हैं, एट्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज अबाउट पैराग्राफ राइटिंग, विच इज सिंपल। जस्ट लेट मी गिव यू क्विक ब्रीफ ऑफ इट एंड यू कैन जस्ट रीड देन एट्थ क्वेश्चन फ्रॉम द पीडीएफ। सबसे पहले पैराग्राफ होता क्या है, तो पैराग्राफ जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो कि किसी एक आइडिया के बारे में, किसी एक मेन आइडिया के बारे में वो बात कर रहे होते हैं।
तो किसी भी गुड पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो गुड पैराग्राफ का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। देयर इज गोना बी वन मेन आइडिया जिसके बारे में हम पूरे पैराग्राफ में बात करेंगे, उसके अलावा सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे, उनके एग्जांपल्स देंगे और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स यानी कि क्लोजिंग आइडिया जहां पर आप एंड करते हो। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए जैसे फॉर एग्जांपल टॉपिक सेंटेंस क्या है, डिसिप्लिन। कि डिसिप्लिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी प्रोफेशनल लाइफ में। अब इसी के अराउंड हमारे सपोर्टिंग सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे अ डिसिप्लिन्ड एम्प्लॉय फॉलोज रूल्स एंड रिस्पेक्ट्स टाइम, सच एम्प्लॉयज कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम, दे आल्सो मेंटेन गुड रिलेशन विद सीनियर्स एंड कोलीग्स। और फिर हम कंक्लूड करेंगे उस पैराग्राफ को, देयरफॉर डिसिप्लिन हेल्प्स अ पर्सन सक्सीड इन द वर्कप्लेस। तो ये होता है एक गुड पैराग्राफ जहां पर ये तीनों स्ट्रक्चर देखने को मिले, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब रूल्स भी होते हैं पैराग्राफ राइटिंग के। सबसे पहला रूल होता है एक पैराग्राफ एक आइडिया के बारे में बताता है, दैट इज यू डू नॉट हैव टू मिक्स टॉपिक्स। इफ इट इज अबाउट वन टॉपिक इट इज गोइंग टू बी अबाउट वन टॉपिक ओनली। सो एक पैराग्राफ एक आइडिया के बारे में होगा। दूसरा रूल, सेंटेंसेस जो होनी चाहिए वो कनेक्टेड होनी चाहिए। हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे वर्ड्स का, जैसे देयरफॉर, बिकॉज, मोरओवर। ठीक है, इन सारे वर्ड्स का, हाउएवर, इन सारे वर्ड्स का कहीं ना कहीं हमें इस्तेमाल करना होता है टू लिंक दीज सेंटेंसेस, क्योंकि सेंटेंसेस जो होते हैं पैराग्राफ में वो कनेक्टेड होते हैं। सिंपल लैंग्वेज बेस्ट होती है, आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही हम कठिन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द मल्टी, यहाँ पर लिखा है द मल्टी फैसेटेड implications ऑफ डिसिप्लिन आर इन्यूमरेबल। नहीं, हम आसान भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते थे इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स वन, कि डिसिप्लिन हैज मेनी बेनिफिट्स, एक ही चीज है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज इज ऑलवेज बेस्ट। और चौथा रूल, अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो एग्जामिनर्स दे सी कि वेदर और नॉट आपकी ग्रामर सही है या नहीं, एंड दे डिडक्ट मार्क्स फॉर बेसिक ग्रामर एरर बिकॉज इट्स अ बिजनेस इंग्लिश सब्जेक्ट। सो अवॉइड बेसिक ग्रामर एरर्स। बेसिक ग्रामर एरर्स आपको अवॉइड करने हैं। कॉमन पैराग्राफ टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, रोल ऑफ इंग्लिश इन बिजनेस, डिसिप्लिन इन लाइफ, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट। तो ये कुछ कॉमन पैराग्राफ टॉपिक्स दिए जा सकते हैं आपके एग्जाम में। और एग्जाम टिप्स आपको याद रखना है, 8 to 10 क्लियर लाइंस लिखनी। स्टार्टिंग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से करो, क्योंकि मोस्टली एग्जामिनर स्टार्टिंग का ही पढ़ता है, बाद का नहीं पढ़ता इतना। ठीक है, बहुत सारी कॉपीज होती है, उसके बाद एक एक चीज आपकी नहीं पड़ेगा। तो स्टार्टिंग की लाइंस बहुत अच्छी तरीके से लिखो। स्टार्ट विद डेफिनेशन, एंड विद कंक्लूजन एंड कीप हैंडराइटिंग क्लीन। स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको शो करना है कहीं ना कहीं। इसके अलावा हम नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में बोला है समरी क्या होती है। समरी जो होती है एक शॉर्ट फॉर्म होती है पैसेज का विद ओनली मेन पॉइंट्स। समरी क्या है, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ पैसेज। कोई भी पैसेज है उसका शॉर्ट फॉर्म विद ओनली मेन पॉइंट्स इन इट। तो मीनिंग सेम होती है बट लेंथ उसकी कहीं ना कहीं शॉर्ट होती है, और खुद के शब्दों में कहीं ना कहीं सम अप पार्ट या समरी जो है वो लिखी जाती है। तो स्टेप्स क्या होते हैं टू राइट अ समरी, या समरी राइटिंग का पर्पस क्या है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना, टू चेक एबिलिटी टू आइडेंटिफाई मेन आइडियाज एंड टू सी क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन एज वेल। या जो आपका पूरा पैराग्राफ है उसको सम अप करना उन लोगों के लिए जो जस्ट टू हैव एन ओवरव्यू ग्लिम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ, तो उनके लिए भी इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैराग्राफ विद ओनली मेन पॉइंट्स जो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के होंगे। तो लेंथ शॉर्टर है बट मीनिंग सेम है, खुद के शब्दों में लिखा गया है, और जो आपको एक ओवरव्यू दे देता है उस पूरे पैराग्राफ का। तो एक अच्छी समरी के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला, रीड द पैसेज केयरफुली, कि हमें केयरफुली पैसेज को पढ़ना है। We have to read the passage 2 to 3 times to have to get कि मेन आइडिया क्या है, सपोर्टिंग पॉइंट्स, एंड वी डू नॉट स्टार्ट राइटिंग इमीडिएटली। फर्स्ट अंडरस्टैंड द पैसेज, द मेन आइडिया, द सपोर्टिंग पॉइंट। दूसरा स्टेप है कि भाई मेन पॉइंट्स को फाइंड करो, व्हाट इज द पैसेज मेनली अबाउट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट आइडियाज। सो मेन पैसेज को फाइंड करो, इग्नोर करो एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशंस और एक्स्ट्रा डिटेल्स को। तीसरा स्टेप है खुद के शब्दों में उसको लिखो, कॉपी करने की जरूरत नहीं है सेंटेंसेस को। ओरिजिनल सेंटेंस अगर लिखा है, कम्युनिकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो समरी वर्जन क्या हो सकता है कि कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यू डू नॉट हैव टू कॉपी सेंटेंसेस, यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड जब आप समरी में लिखते हो। कीप इट शॉर्ट ओनली, समरी है इसीलिए वो। ठीक है, सो ये 1/3 होना चाहिए आपकी पैसेज की लेंथ का। डू नॉट राइट टू लॉन्ग, अदरवाइज वो भी पैराग्राफ हो जाएगी। सम अप हमेशा समरी की तरह ही लिखो, ठीक है, सम अप की तरह ही लिखो। रूल्स क्या है, डू नॉट ऐड न्यू आइडियाज, कभी भी नए आइडियाज हम नहीं ऐड करते। जो पैराग्राफ की चीजें वही हम इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे तो हमें वही चीजें लिखनी है जो कि हमें दी हुई है। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑल्सो इंप्रूव प्रॉफिट, ये नहीं दिया हुआ था तो ये इनकरेक्ट है, हमें नई चीजें ऐड नहीं करनी है हमारे सम अप में यानी कि समरी में। दूसरा रूल, डू नॉट गिव पर्सनल ओपिनियन, अपने खुद के ओपिनियन न दो, जो पैसेज में लिखा है उसी हिसाब से चलना है। आई थिंक, इन माई व्यू, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन माई ओपिनियन कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनकरेक्ट है। जो पैसेज में लिखा है उस हिसाब से चलना है हमें, और उसी हिसाब से हमें समरी क्रिएट करनी है। सिंपल एंड सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है ताकि क्लैरिटी हो, और इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है, हमें सेंटेंसेस को कोट नहीं करना है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ रीड। आगे चलते हैं हम 10th क्वेश्चन
क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 10th क्वेश्चन इज ऑल अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है यू हैव टू रीड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, देन यू हैव टू आंसर फ्रॉम द पैसेज। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्ट वोकैबुलरी या इन्फरेंस पे, और आपको कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। आपको क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है, आपको पैसेज स्लोली पढ़ना है, फिर सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ा करो। तो जो भी क्वेश्चंस दिए पहले क्वेश्चंस पढ़े, फिर पूरा का पूरा आपने पैसेज पढ़ा, एंड देन यू ट्राई टू लोकेट दोज क्वेश्चन के आंसर्स इन द पैसेज इटसेल्फ। बट पहले क्वेश्चन देखो, फिर पूरा का पूरा पैसेज पढ़ो। रूल्स क्या है? आंसर को हमेशा खुद के वर्ड्स में लिखो, ब्रीफ रहो, और एंड स्टिक टू पैसेज। पैसेज के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कॉमन मिस्टेक्स यही करते हैं लोग बाहर चले जाते हैं पैसेज के और अपने कुछ अलग ही लिखने लगते हैं। नहीं, पैसेज के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आंसर्स गेस करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू राइट योर ओपिनियंस, और यू डोंट हैव टू राइट टू मच ऑल्सो। आरसीज में एग्जैक्ट टू द पॉइंट चीजें लिखो, वही बेटर है। So stay calm, underline key lines and answer exactly what is asked. That's all about reading comprehension. You just have to read। वो सारी चीजें जो इसमें है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। दैट इज वर्ड्स में बी आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज, जैसे फाइंड द मीनिंग ऑफ एफिशिएंट। ठीक है, तो वर्किंग इन प्रोडक्टिंग एंड एफिशिएंट मैनर इज गोइंग टू बी द आंसर, जो कि आपको पैसेज में मिल जाएगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। इन्फ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें आपको मीनिंग को समझना होगा, नॉट डायरेक्ट लाइन। जैसे व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम कम्युनिकेशन, तो आपको पैसेज में ही मिलेगा कहीं की कम्युनिकेशन हेल्प्स इन इंप्रूविंग प्रोफेशनल एफिशिएंसी। सिमिलरली कॉमन एरर्स पूछे जा सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, जैसे फॉर एग्जांपल इनकरेक्ट है कि आंसरिंग विदाउट रीडिंग पैसेज, तो इनकरेक्ट ये भी इनकरेक्ट है। गिविंग पर्सनल ओपिनियंस, ये भी इनकरेक्ट है। राइटिंग टू मच, तो ये कॉमन एरर्स हैं कॉम्प्रिहेंशन में, जो कि आपको ढूंढने हैं कि आंसरिंग विदाउट रीडिंग पैसेज, गिविंग पर्सनल ओपिनियंस, राइटिंग टू मच, दीज आर ऑल कॉमन एरर्स इन कॉम्प्रिहेंशन जो हो सकते हैं आपके, और वो आपको कहीं ना कहीं बेसिकली अवॉइड करने हैं। ये मैं जनरल बता रहा था, ये पूछा नहीं जाता। कॉमन एरर्स जो आप कर सकते हो कि आप भाई आंसर कर सकते हो पैसेज को बिना रीड किए, आप पर्सनल ओपिनियन दे सकते हो, जबकि आपको आरसीज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कभी भी अपने पर्सनल ओपिनियंस नहीं देने होते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ लिख रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी गलत होती है, और ये आपको कहीं ना कहीं नहीं करना है, या बेसिकली अवॉइड करना है। तो ये बेसिकली ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम चलते हैं 11th क्वेश्चन में, विच इज अबाउट वोकैबुलरी बिल्डिंग। तो वोकैबुलरी बिल्डिंग में सबसे पहले हमें सिनोनिम्स के बारे में पढ़ना है। तो वोकैबुलरी का सबसे पहले मतलब क्या होता है? वोकैबुलरी का मतलब होता है द वर्ड्स वी नो एंड द यूज इन इंग्लिश। तभी कहते हैं कि भाई अपने वोकैब्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करो। हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं जो कि आपको पता है इंग्लिश में। ठीक है, तो एग्जाम में वोकैबुलरी क्वेश्चंस दे आर क्वाइट डायरेक्ट एंड स्कोरिंग। सो इफ अ स्टूडेंट नोज मीनिंग क्लियरली, मार्क्स आर इजी हियर। और वोकैबुलरी में सिनोनिम, एंटोनिम, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, ये सारी चीजें आती हैं। तो पहला है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स जो होते हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग जो होती है वो सिमिलर होती है। जैसे बिगिन और स्टार्ट एक ही बात है। हेल्प को हम असिस्ट भी बोल सकते हैं, जॉब को हम वर्क भी बोल सकते हैं, फास्ट को हम क्विक भी बोल सकते हैं। सो they do not mean exactly the same in every situation, but the idea is similar। that is उनकी मीनिंग जो है वो काइंड ऑफ सिमिलर होती है, कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है। अब किस तरीके से हम सिनोनिम्स का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस में? तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, मान लो मैंने ही स्टार्टेड द वर्क अर्ली। ही स्टार्टेड द वर्क अर्ली, तो ये ओरिजिनल सेंटेंस है मान लो, और मेरे को मान लो यहाँ पर सिनोनिम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सिनोनिम का इस्तेमाल मैं कैसे कर सकता हूँ? ही स्टार्टेड की जगह मैं यूज कर सकता हूँ ही बिगेन द वर्क अर्ली। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमने एक सेंटेंस में सिनोनिम का इस्तेमाल किया। तो सिनोनिम बेसिकली क्या है? आई होप दिस इज क्लियर। सिनोनिम्स आर वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स। ठीक है, तो रूल क्या है सिनोनिम्स के लिए? पहला, मीनिंग शुड बी सिमिलर, नॉट एग्जैक्ट। जैसे बिग का लार्ज, देखिए नॉट ह्यूज इन ऑल केसेस। रूल 2, कॉन्टेक्स्ट मैटर, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, यू जस्ट हैव टू गिव इट अ रीड। करेक्ट सिनोनिम डिपेंड करता है सेंटेंस पर। सेंटेंस जैसे ही रन्स अ बिजनेस, तो ही मैनेजेस अ बिजनेस, यहाँ पर हम इस सिनोनिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रन्स और मैनेजेस काइंड ऑफ सिनोनिम है एक दूसरे के। एंटोनिम की अगर बात करें तो एंटोनिम जो होते हैं वो एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं। एंटोनिम्स आर वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स, जैसे सक्सेस का फेलियर, ऑपोजिट वर्ड्स जो होते हैं। प्रॉफिट का लॉस, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, अर्ली का लेट, तो ये सारे क्या है? एंटोनिम्स है, यानी कि वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग। तो यूज की अगर बात, रूल्स की अगर बात करें एंटोनिम के, तो यूज प्रॉपर नेगेटिव प्रीफिक्स, जैसे ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, लीगल का इलीगल। रूल 2, नॉट ऑल एंटोनिम्स यूज प्रीफिक्सेस, जरूरी नहीं है सब में प्रीफिक्सेस यूज हो। तो जैसे हॉट का कोल्ड, हाई का लो, यहाँ पे प्रीफिक्सेस नहीं है। और तीसरा अब हमें पढ़ना है टॉपिक एंटोनिम के बाद, वो है प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्स क्या होता है? इट इज एडेड बिफोर अ वर्ड, ताकि उसकी मीनिंग को चेंज किया जा सके। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जिनको हम ऐड करते हैं किसी वर्ड के पहले, उसकी मीनिंग को चेंज करने से पहले। जैसे अन का इस्तेमाल करते हैं हम नॉट के लिए, ये भी कॉमन प्रीफिक्स है जहां पर लिखे हुए हैं। जैसे हैप्पी है, तो उसको, उसकी मीनिंग को चेंज करने के लिए हमने
यू एंड अन का इस्तेमाल कर दिया तो अनहैप्पी हो गया, तो अन यहाँ पर क्या है, कॉमन प्रीफिक्स है। सिमिलरली डिस ऑपोजिट के लिए यूज होता है, जैसे अग्री है तो ऑपोजिट दिखाने के लिए हमने DIS प्रीफिक्स का यूज करा तो वो हो गया डिसएग्री। सिमिलरली आर का हम यूज करते हैं अगेन के लिए, तो जैसे राइट है तो रीराइट हो गया, विच इज अगेन आर ई जो है वो आपका कॉमन प्रीफिक्स है। सिमिलरली पी प्री हो गया, MIS हो गया, ये सारे क्या है आपके कॉमन प्रीफिक्सेस है। तो कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस अपने दिमाग में आपको रखने हैं। इसके अलावा आपके सफिक्सेस भी होते हैं, तो सफिक्सेस जो होते हैं वो ठीक उल्टा है प्रीफिक्सेस का, इनको हमेशा वर्ड के एंड में ऐड किया जाता है टू उसकी मीनिंग को चेंज करने के लिए, ठीक है, उसकी क्वालिटी को चेंज करने के लिए। जैसे NESS का इस्तेमाल हम करते हैं क्वालिटी के लिए, जैसे हैप्पीनेस, हैप्पी है तो उस हैप्पीनेस। TION का इस्तेमाल करते हैं एक्शन के लिए, तो इन्फॉर्म है तो इन्फॉर्मेशन जो है एक एक्शन हो गया। ER का इस्तेमाल करते हैं पर्सन के लिए, तो मैनेज तो मैनेजर। फुल का इस्तेमाल, FUL फुल का इस्तेमाल करते हैं फुल ऑफ को दिखाने के लिए, तो हेल्प हेल्पफुल, तो ही इज फुल ऑफ हेल्पिंग नेचर, तो उसको दिखाने के लिए। तो कुछ कॉमन सफिक्सेस है, सफिक्सेस का वर्ड के एंड में यूज करते हैं, प्रीफिक्सेस का वर्ड के पहले यूज करते हैं, बस ये सिंपल सा आपको याद रखना है। 12th टॉपिक जो है वो है अबाउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है इट मींस यू आर यूजिंग वन वर्ड इंस्टेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जगह आपने उसको एक सूटेबल वर्ड जो है वो दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु मैनेजेस अ बिजनेस, उसको हमने बोल दिया मैनेजर। अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, उसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी। तो बेसिकली वी आर यूजिंग वन वर्ड इंस्टेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, एंड दिस सेव्स टाइम एंड इट शोज कि आपकी वोकैबुलरी जो है वो अच्छी है। तो द वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस उसको हम बोलते हैं बाइलिंगुअल। अ पर्सन हु राइट्स बुक्स उसको हम बोलते हैं ऑथर। गवर्नमेंट बाय द पीपल, डेमोक्रेसी। लाइफ स्टोरी रिटन बाय वनसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी। अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोर। So ये आपको याद रखना है। Now what are the rules for one word substitution? Meaning must match exactly as well. तो जो भी जिन वर्ड्स को आप कहीं ना कहीं रिप्लेस करके आप एक वर्ड लिख रहे हो इंस्टेड ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो वर्ड कहीं ना कहीं उसकी मीनिंग के एकदम करीब होना चाहिए, वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। दूसरा रूल, वन वर्ड आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है। जहां पर आप पूरे ही देखो, यहाँ पर सारे ही देखो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अगर कर रहे हो तो आप एक ही वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो सिर्फ एक वर्ड होना चाहिए। और करेक्ट स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो आप मार्क्स लूज कर सकते हो। ही इज अ बाइलिंगुअल एम्प्लॉय, शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी, एंड इंडिया फॉलोज डेमोक्रेसी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं 13th की अबाउट कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश। तो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश जो है इट इज इंग्लिश वी यूज व्हाइल स्पीकिंग टू अदर्स, जो हम कॉन्वर्सेशन के दौरान यूज करते हैं। तो एग्जाम में दे बेसिकली चेक यू विद करेक्टनेस कि आप कितने करेक्ट हो इंग्लिश बोलने में, आपके अंदर कितनी पोलाइटनेस है, इवन क्लैरिटी कितनी है। दे डोंट चेक यू अबाउट द एक्सेंट और फ्लुएंसी देयर। So conversational meaning यही है, it is about spoken English which is used in daily and professional communication. So they check or they focus on correct expressions, not accent or fluency. अब कई तरीके की conversation हो सकती है, it can be formal and informal conversation. Formal conversation, offices, interviews, meetings और with seniors होती है, जैसे फॉर एग्जांपल गुड मॉर्निंग सर, हाउ मे आई हेल्प यू, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो ये क्या है, आपकी फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है। इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन आप फ्रेंड्स, फैमिली और क्लासमेट्स के साथ करते हो, जैसे हाय, व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन, सी यू लेटर। ये सारी आपकी क्या है, इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन है। अब कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश के लिए कुछ रूल होते हैं, हमेशा हमें फॉर्मल सिचुएशंस में पोलाइट रहना है। जैसे व्हाट डू यू वांट, इनकरेक्ट है, हाउ कैन आई हेल्प यू इज द पोलाइट वे टू स्पीक इन फॉर्मल सिचुएशंस। रूल नंबर 2, अवॉइड स्लैंग इन फॉर्मल कॉन्वर्सेशन, डोंट यूज स्लैंग। Yeah, okay. You cannot say this. What's up? No, that's not wrong. Yes, certainly. How are you? How you're doing? ये सारी चीजें इस तरीके से हम बोलेंगे। दूसरा, ग्रीटिंग्स और रिस्पॉन्सेज के बारे में आपको याद रखना है। ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। रिस्पॉन्सेज, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग मैम। इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, बेसिक स्ट्रक्चर, नेम, एजुकेशन एंड इंटरेस्ट एंड गोल हमेशा बताते हैं। ये इस तरीके से हम इंट्रोड्यूस करते हैं। माय नेम इज अनमोल, आई एम अ BBA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड आई एम इंटरेस्टेड इन मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जब भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये तीन चीजें हम जरूर बताते हैं, नेम, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर परसुइंग, एंड देन आवर इंटरेस्ट एंड गोल। दैट इज इट। इंटरव्यू कॉन्वर्सेशन में वी टॉक अबाउट आवर स्ट्रेंथ्स, कि हम हमारी स्ट्रेंथ क्या है एज वेल एज हमारी वीकनेसेस क्या है, ठीक है। ये कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग, आई कंप्लीट माय टास्क ऑन टाइम, एंड टॉकिंग अबाउट माय वीकनेस, सो समटाइम्स आई टेक एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट वर्क, बट आई एम इंप्रूविंग माय टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एज वेल। एग्जाम टिप्स आपको याद रखनी है, यू राइट इन डायलॉग और पैराग्राफ फॉर्म, यू कीप लैंग्वेज सिंपल एंड बी पोलाइट एंड प्रोफेशनल। 14 क्वेश्चन चलते हैं, हमें इसमें बात करनी है इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। जस्ट क्वेश्चन जिसमें आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं वो जानना चाहता है। तो इंग्लिश जो है इसको हम ग्लोबल लैंग्वेज इसीलिए कहते हैं बिकॉज इट इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर कम्युनिकेशन। सो इट इज यूज्ड इन इंटरनेशनल बिजनेस, इट इज यूज्ड इन कॉमन लैंग्वेज बिफोर, इट इज यूज्ड एज कॉमन लैंग्वेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, it helps in education and career growth, and it
is a language of technology and internet as well. कम्युनिकेशन क्या रोल है इंग्लिश का बिजनेस में? क्लाइंट्स के साथ आप कम्युनिकेट करते हो इंग्लिश में, आप ईमेल्स और रिपोर्ट्स इंग्लिश में लिखते हो, आप मीटिंग्स अटेंड करते हो इंग्लिश में, आप नेगोशिएशंस इंग्लिश में करते हो, तो इंग्लिश अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस यहाँ पर देखो, इंग्लिश हेल्प्स प्रोफेशनल्स कम्युनिकेट ग्लोबली, बिजनेस मीटिंग्स आर ऑफन कंडक्टेड इन इंग्लिश एज वेल। Now, what are the rules for writing this answer in exam? Rule number one, हमेशा definition से start करो, then write 3 to 4 important points regarding it and end with conclusion. तो ये जो क्वेश्चन आपको पैराग्राफ के फॉर्म में पूछा जा सकता है, आपको ऐसे के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि इसके बारे में पैराग्राफ लिखो, इसके बारे में ऐसे लिखो। तो सैंपल कंक्लूजन यही है, therefore इंग्लिश प्लेज अ वाइटल रोल इन मॉडर्न बिजनेस एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो ये सैंपल कंक्लूजन लाइन है जो आप एंड में लिखोगे जब भी आपको ये इंग्लिश से जुड़ा हुआ इस तरीके का कोई पैराग्राफ देखने को मिलेगा। 15th क्वेश्चन में चलते हैं, विच इज अबाउट मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग। मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग में हमें कोहेंशन, कोहेरेंस, स्टाइल, कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट, इन सारी चीजों के बारे में बात करनी है, क्योंकि हम मैकेनिक्स की बात करें। जब हम बात करते हैं मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग की, इट मींस हाउ वी कैन राइट क्लियरली एंड करेक्टली। सो इट बेसिकली फोकसेस ऑन द क्लैरिटी, द ऑर्डर एंड द करेक्टनेस। तो इसमें सबसे पहला होता है कोहेशन। कोहेशन का मतलब होता है whether the sentences are properly linked or not. Like for example, English जो है, it is important in business and it helps professionals communicate effectively. Here the sentences are properly linked. पहला सेंटेंस देखो, इंग्लिश जो है वो इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, और फिर दूसरा बोल रहा है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोफेशनल्स की हेल्प करती है ताकि वो कम्युनिकेट कर सके इफेक्टिवली। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेंटेंसेस आर लिंक्ड टुगेदर प्रॉपर्ली एंड देयरफॉर कोहेजन जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। कोहेरेंस का मतलब होता है आइडियाज भी अरेंज किए गए लॉजिकली। लाइक फॉर एग्जांपल, सेंटेंस शुरू हुआ है इंट्रोडक्शन से, कम्युनिकेट किया जा रहा है आइडिया को, देन उसकी फिर इंपॉर्टेंस बताई जा रही है कम्युनिकेशन की, एंड देन फाइनली उसकी कंक्लूजन दी जा रही है। सो कोहेरेंस भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आइडियाज को लॉजिकली अरेंज करना है, स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड देन द कंक्लूजन। स्टाइल मैटर करती है। स्टाइल का मतलब है किस तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छी स्टाइल का मतलब आप सिंपल, क्लियर और फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर्मल आप एग्जाम में ऑफकोर्स फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे, डिफिकल्ट वर्ड्स को अवॉइड करना है। चौथा, कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है। कॉन्टेक्स्ट यानी कि राइटिंग की सिचुएशन क्या है। इफ यू आर राइटिंग ईमेल टू बॉस, वो फॉर्मल होगी। इफ यू आर राइटिंग मैसेज टू फ्रेंड, वो इनफॉर्मल होगा। सो कॉन्टेक्स्ट मैटर्स अ लॉट। सिचुएशन और बैकग्राउंड क्या है राइटिंग का। कंटेंट का मतलब आप क्या लिख रहे हो, व्हाट यू आर राइटिंग। गुड कंटेंट इज रेलेवेंट, मीनिंगफुल एंड रिलेटेड टू टॉपिक, सो रिमेंबर दैट। सो गुड राइटिंग के रूल्स क्या है आपको याद रखना है। सबसे पहला, शॉर्ट सेंटेंसेस लिखो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करो, स्टिक टू द टॉपिक एंड यूज लिंकिंग वर्ड्स, एंड दीज आर द एग्जाम टिप्स जो कि आपको याद रखने। क्लियर राइटिंग यानी कि मोर मार्क्स। स्ट्रक्चर बहुत ही इंप्रेस करता है एग्जामिनर को, तो ये मैं बार बार बोलता हूँ, स्ट्रक्चर जो है वो आपका बहुत प्रॉपर होना चाहिए। साफ साफ लिखो, हेडिंग्स लिखो, फ्लो चार्ट बना के आओ, वो बहुत मैटर करती है। सिंप्लिसिटी जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। तो ये तीन चीजें आपको इस एग्जाम के लिए याद रखनी है, और इवन किसी भी एग्जाम के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। 15 क्वेश्चंस की हमने बात करी। अब आपको मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहला, इस रिकॉर्डेड लेक्चर को आप देखो, अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप 1.25 पे या मे बी 1.5 पे भी अगर आप देख सकते हो तो इनकी स्पीड बढ़ा लो, और 2 से 3 बार इस रिकॉर्डेड लेक्चर को देखो। ये जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इस पीडीएफ को रीड करो। एक बार लेक्चर देखा, उसके बाद रीड करो इसको, अगेन रीड करो इसको, फिर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। यही जो टॉपिक है, इन्हीं से क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करो। जितने भी रूल्स मैंने बताए ना, उन सबको प्रैक्टिस करो। चीजों को लिखो, हमेशा कॉपी और पेन जो है वो आपके हाथ में होना चाहिए जब आप ग्रामर रूल्स पढ़ रहे हो। फ्लो बनाओ, ठीक है, ताकि आप चीजों को लिख लिख के समझो, और इन सारी चीजों को आप जब पढ़ लोगे तो यू विल बी गुड टू गो फॉर योर एग्जाम। एक कॉन्फिडेंस आपका क्रिएट हो जाएगा। बट हाँ, जितने भी ग्रामर रूल्स हैं, जितने भी मैंने आपको एग्रीमेंट बताए, prepositions, verb, tenses, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, इन सबके रूल्स जो है वो एक जगह लिखना जरूर, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी, नहीं तो आप भूल जाओगे फॉर श्योर। हर सेंटेंस की एग्जांपल देखो, सिनोनिम एंटोनिम्स के 50 वर्ड जो पॉपुलर वर्ड्स हैं वो देख लो। सिमिलरली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 50 देख लो। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं उन्हीं में से आए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो 50 सबसे देखो। हर टॉपिक से कहीं ना कहीं सेंटेंसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, या जितने भी इस तरीके के टॉपिक है। So that is it for this particular video. Thank you so much. All the very best for your exam.